तो इंतजार है हमारे उम्र का। और मैं उमर भाई आपको बुलाना चाहता हूं क्योंकि आज मैं आपके स्वागत के लिए आया हूं, कभी मंच पर नहीं आया था। तो आइए, बात कीजिए और इस सरकार को भगाइए। आखिरी वक्ता हूं, जितना कुछ बोलने की बातें थी सारी बातें बोल दी गई हैं, तो मुझे पता नहीं अब मैं नया क्या ऐड कर सकता हूं। तो अगर कुछ दोहरा दिया जाए तो आप प्लीज उस माफ कर दीजिएगा। सुबह जब दिल्ली से निकले तो दिल्ली में बहुत सर्दी थी, तो निकलते वक्त मैंने जूते पहन लिए। यहां लैंड किए तो गर्मी थी, गर्मी लगने लगी। फिर एक साथी ने आके बोला कि कल से कंट्रोवर्सी चल रही है, कोई ऑडियंस से कुछ फेंक सकता है। तो मैंने बोला यार जरा उस इंसान को बोल देना चप्पल फेंकते, चप्पल लेके नहीं आएगा। संभाजी महाराज, शाहू महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, शहीद हेमंत करकरे, नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पंसारे, मंच पे बैठे तमाम लोग, कपिल पाटिल साहब और आप तमाम लोग, भाइयों बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, नौजवानों, आप सब लोग इस जलसे में शामिल हैं। मैं आप सब लोगों को इनकलाबी सलाम करता हूं, क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। मैं अपनी बात की शुरुआत पाकिस्तान में जो गुरुद्वारे पे हमला हुआ ननकाना साहिब पे, उसको कठोर शब्दों में, उस कायराना हमले का सिखों के ऊपर, गुरुद्वारे के ऊपर, उस हिस्टोरिकल, उस पावन मॉन्यूमेंट के ऊपर जो हमला हुआ, उसकी कठोर शब्दों में मैं भ्रष्टना करना चाहता हूं। इस पूरे राज्य में, चाहे हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो, जिसको हम साउथ एशिया बोलते हैं, अगर एक समुदाय है which has been an example in compassion, in fraternity। मैं 2 दिन पहले पंजाब में था, CAA के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन में बड़ी तादाद में सिख समुदाय के लोग सामने आए थे, और ये बात मैंने वहां भी बोली थी, उनका शुक्रिया अदा किया था कि अगर एक समुदाय है जिसने अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई, चाहे वो अन्याय रोहिंग्याओं के खिलाफ हो रहा हो, चाहे वो अन्याय हमारे कश्मीरी भाइयों बहनों के साथ हो रहा हो, तो वो समुदाय सिख समुदाय था। और आज पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग जो अपने आप को मुसलमान बोलते हैं, मैं उनको मुसलमान नहीं मानता, मैं उनको इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानता, उन लोगों ने गुरुद्वारे पे हमला किया, मैं कड़ी शब्दों में इसकी निंदा करता हूं। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान, उनका ट्विटर हैंडल मैंने जाके देखा, तो ट्विटर हैंडल में हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है उस पर बौछार है ट्वीट्स की। हिंदुस्तान मुसलमानों के साथ नरेंद्र मोदी ये कर रहे हैं, हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ ये कर रहे हैं। तो मैं इमरान खान को एक बात बोलना चाहता हूं, पाकिस्तान के वजीर आजम, आप अपने काम से काम रखिए, हिंदुस्तान के मुसलमान अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं। आप अपने काम से काम रखिए। पाकिस्तान को, मोहम्मद अली जिन्ना को हमने सन 47 में खारिज किया था। हमारे नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़े होकर बोला था कि अहद करो ये देश तुम्हारा है, इस देश का अतीत, इस देश का मुस्तकबिल तुम्हारे बिना अधूरा है। हम मुसलमानों के बुजुर्ग यहां दफन हैं और इस देश को छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे बिना यह देश अधूरा हो जाएगा। तो आज उस बंटवारे के 72 साल बाद हमें जरूरत नहीं है कि इमरान खान आके हमको बताएं और हमारे लिए सहानुभूति पेश करें। बड़ी मजेदार बात है
आप पाकिस्तान के वजीर आजम का ट्विटर उठा के देखेंगे तो हिंदुस्तान के अंदर अकलियतों के साथ, हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है, उसमें कई सारे स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे। हमारे अपने वजीर आजम के स्टेटमेंट्स उठा के देखेंगे तो पाकिस्तान के माइनॉरिटीज के स्टेटमेंट मिल जाएंगे। मतलब कि उनका गेम चल रहा है और जो ये नूरा कुश्ती चल रही है, नरेंद्र मोदी को परवाह है पाकिस्तान के हिंदुओं को और सिखों की, और इमरान खान को परवाह है हिंदुस्तान के मुसलमानों की। दोनों को अपने काम से मतलब नहीं है और यही वो करना चाहते हैं। एक तरफ हिंदुस्तान की आवाम को गुमराह किया जाए, दूसरी तरफ पाकिस्तान की आवाम को गुमराह किया जाए। ये 2020 है और अब आवाम गुमराह नहीं होगी। हम आपके एजेंडे को समझते हैं, हमें गर्व है, खुले तौर पे बोलता हूं, हम मुसलमान हैं, अपने मजहब पे, अपने मुसलमान होने पे हमें गर्व है। हम गर्व से कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन जितना गर्व से हम ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, उतने ही गर्व से हम कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमें गर्व इस बात का है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। हमसे ना कोई हमारी मुसलमानियत और ना कोई हिंदुस्तानियत, कोई माई का लाल नहीं है जो छीन सकता हो। लेकिन ये जो घटना पाकिस्तान के अंदर सिख समुदाय के साथ हुई, उसको नरेंद्र मोदी साहब की पालतू मीडिया एक दूसरे तरीके से पेश कर रही है। यहां भी मौजूद होंगे बहुत सारी हेडलाइंस मैं आपको देने वाला हूं, बस एक विनती है कि डॉक्टर मत कीजिएगा वीडियो। तो इनको फिक्र उनकी, उनको फिक्र इनकी, और इस फिक्र में जो सिख समुदाय के साथ जो बहुत कायराना हमला हुआ पाकिस्तान में, उसको दिखा के ये बोला जा रहा है कि अब भी तुम सीएए का विरोध करते हो। देखो पाकिस्तान में सिखों के साथ क्या हुआ, तो उनको जवाब देना चाहूंगा मैं, हाँ, हम सीएए का विरोध इसीलिए करते हैं कि हम नहीं चाहते कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बने। पाकिस्तान सन 47 में ही धर्म के आधार पर एक देश बना था। अमित शाह बोलते हैं ना पार्लियामेंट में, जो 1990 में सनी देओल की पिक्चर आया करती थी देशभक्ति वाली, अभी वो सांसद बन गए, आई थिंक उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं कि कैसे परफॉर्म करना है संसद के अंदर। और कपिल पाटिल साहब अब अमित शाह भी झूठ बोलने लगे, इतने बुरे दिन आ गए। तो बोला अगर देश का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ नहीं होता तो आज इसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो अमित शाह साहब को याद दिलाना चाहेंगे, पाकिस्तान धर्म के आधार पे बना होगा, हिंदुस्तान धर्म के आधार पे नहीं बना था, हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्षता के आधार पे बना। हिंदुस्तान सबका देश है। और इतना जान लीजिए, जो सिखों के साथ अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान में हुआ, उन सिखों को सीएए से कोई फायदा नहीं होने वाला है। सीएए सबसे बड़ा पाखंड है इस देश के साथ। उसमें कट ऑफ डेट है कि जितने हिंदू, सिख, ईसाई और जितने समुदायों के नाम है तो 2014 से पहले आए हैं, उनको नागरिकता मिलेगी। तो अब अगर किसी सिख, किसी हिंदू के साथ पाकिस्तान में प्रताड़ना होती है तो सीएए उन पर लागू ही नहीं करता। एक बात और, हमारे वजीर आजम जो इस देश के इकलौते शख्स हैं जिन्होंने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एंटायर डिग्री करी है, आज वो और उनके चमचे बोल रहे हैं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको पता नहीं, वो लोग गुमराह हैं, उन लोगों को गुमराह कर दिया गया है। जरा एक्ट पढ़ तो लीजिए। मतलब सारा ज्ञान सिर्फ नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अर्नब गोस्वामी के पास है। और हम सब लोग गुमराह हैं। मैंने एक्ट पढ़ा है और मैंने एक्ट पढ़ा है और मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि इस देश के साथ या हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं
उस देश की अक़लियतों के साथ ये सबसे बड़ा पाखंड है। आप मीडिया में सुनते होंगे कि प्रताड़ित अल्पसंख्यकों के लिए लाया गया है यह कानून, परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज के लिए लाया गया है यह कानून। उस एक्ट में एक जगह परसिक्यूटेड माइनॉरिटी शब्द का जिक्र भी नहीं हुआ है। आप सीए लाना चाहते हैं, लाइए, लिख दीजिए कि हिंदुस्तान की जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनकी जितनी परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं, उन सब लोगों को हिंदुस्तान शरण देगा, क्योंकि हिंदुस्तान के पास हमेशा वो हाई मॉरल ग्राउंड रहा है। कुछ चंद देशों में था जिनको 20वीं सदी में आजादी मिली और जो लोकतंत्र बने, जो थियोक्रेसी नहीं बने, तो हमारे पास हमेशा वो हाई मॉरल ग्राउंड रहा है। आप लिख दीजिए वो परसिक्यूटेड माइनॉरिटी शब्द जो आप मीडिया में बोलते हैं, उसको कानून में लिख दीजिए। लेकिन सरकार जैसे हाथी के होते हैं, खाने के दांत कुछ और, दिखाने के कुछ और, उसी तरीके से मीडिया में बोलने के लिए एक अलग डिस्कोर्स है और एक्ट कुछ और है। यह सच्चाई है। सीएए किसी को नागरिकता देने के लिए नहीं दिया गया है। सीएए नागरिकता छीनने के लिए दिया गया है, क्योंकि सीएए असलियत में उसको आप जब ही समझ सकते हैं जब आप उसको एनआरसी और एनपीआर से जोड़ के देखें। एनआरसी और एनपीआर पे थोड़ी देर में आते हैं, लेकिन अजीब अजीब चीजें हो रही हैं देश में। जैसे हमारे पिछले वक्ता भी बोल रहे थे, अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। हिंदुस्तान के वजीर आजम को पाकिस्तान की माइनॉरिटीज की चिंता है, इमरान खान को हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज की चिंता है। सरकार कानून लेकर आई, हिंदुस्तान के मेरे हिसाब से दुनिया की तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो चीज ऑलरेडी हो गई उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसके पक्ष में। जो लोग सीएए के फेवर में रैलियां निकाल रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि डिमांड क्या है। मतलब रैली निकलती है, आंदोलन होता है, उसका कुछ डिमांड होता है कि हम सरकार को झुका देंगे, सरकार को गिरा देंगे। तो सरकार तो वही बोल रही है जो आप बोल रहे हैं। ये आंदोलन नहीं कर रहे, ये विरोध नहीं कर रहे, इनकी कोशिश है कि हिंसा हो जाए, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे झड़प हो जाए। इन दो जो एहतजाज हैं, उसको तो मैं एहतजाज भी नहीं बोलूंगा, जो भी है, ये दो तरफ के लोग सड़कों पे आ रहे हैं। एक तरफ अपने आप हिंदुस्तान की आम आवाम, गरीब, मुसलमान, महिलाएं, नरेंद्र मोदी बोलते थे मुसलमान महिलाओं के वो सेवियर हैं, चाहे जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हो, चाहे शाहीन बाग में हो, चाहे और देश के कोनों में हो, मुसलमान महिलाएं सबसे आगे हैं इसका विरोध करने में। तो एक तरफ आम आवाम अपने आप निकल कर आ रही है, दूसरी तरफ पैसा देके कुछ लोगों को भाड़े पे लेके कुछ भाड़े के टट्टुओं को उतारा जा रहा है। अब आप इन दोनों जलसों को देख लीजिए और आपको हमारे और उनकी संस्कृति का फर्क मिल जाएगा। हम तिरंगा लेकर आ रहे हैं, वो बीजेपी का झंडा लेकर आ रहे हैं। हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम क्या चाहते हैं, आजादी बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं गोली मारो सालों को। तो उनमें और हमें यही फर्क है, और इसीलिए वो हारेंगे और हम जीतेंगे। लेकिन अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। मोटा भाई एक प्रोग्राम में गए, प्रोग्राम में बहुत कुछ बोले, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। फिर एक टोल फ्री है नंबर जारी किया कि ये नंबर है, इस पर कॉल कीजिए अगर आप सीएए का विरोध करते हैं। रात तक उनका आईटी सेल बोल रहे हैं नेटफ्लिक्स फ्री में चाहिए कीजिए, किसी लड़की से दोस्ती करनी है तो कॉल कीजिए, फ्री सेक्स करना है तो कॉल कीजिए। हमें तो लगा कि हमारे मोटा भाई बहुत संस्कारी आदमी है। क्या डेस्परेशन है, किसी तरीके से पब्लिक ओपिनियन ये घबरा गए। इनको लगा कि देश में डर का माहौल है, मुसलमान तो सबसे ज्यादा डरा हुआ है, शाही इमाम जामा मस्जिद के हमारे जेब में है, मुसलमान बाहर नहीं निकलेंगे, बाकी जो तरक्की पसंद अवाम है वो डरी हुई है, कोई नहीं निकलेगा।
आज इतनी बड़ी तादाद में आप लोग निकले कि इनको पता नहीं कब क्या करें। तो आईआईटी कानपुर ने फैज साहब पे इंक्वायरी बिठा दी। फैज अहमद फैज हिंदू विरोधी है या नहीं? अब जैसे रामानागा बोल रहे थे कि 21वीं सदी के नरेंद्र मोदी के नए भारत में हम देखेंगे गाएंगे तो आपको पे इंक्वायरी बैठ सकती है, हम फेंकेंगे गाएंगे तो बहुत बढ़िया होगा। फैज अहमद फैज का नज्म थी, हम देखेंगे, नरेंद्र मोदी की नज्म हम फेंकेंगे। और इतना फेंका है कि कौन बोलता है 15 लाख नहीं आया? सबके खाते में 15 लाख आए, 15 लाख झूठ, रोज एक झूठ। और अब झूठों की तो इतनी इंतहा है। नरेंद्र मोदी 22 दिसंबर को रामलीला मैदान में जाके बोल रहे हैं हमने कभी एनआरसी का जिक्र नहीं किया, एनआरसी की कोई चर्चा नहीं हुई। मतलब देख के समझ में नहीं आ रहा कि हंसे या रोए। मतलब अगर नरेंद्र मोदी सच्चे हैं तो अमित शाह झूठे हैं। अगर नरेंद्र मोदी सच्चे हैं और नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि हम बोलें कि हम आपका विश्वास करते हैं, तो नरेंद्र मोदी से इतनी आग्रह है कि बोल दें कि जो हमारे घोषणा पत्र में और हमारे गृह मंत्री और हमारे प्रेसिडेंट ने जो एड्रेस दिया था पार्लियामेंट को, वो सब झूठ था, सिर्फ मैं ही सच्चा हूं, मैं ही हरिश्चंद्र हूं और मेरी बात को मानो। ये झूठों का सहारा क्यों ले रहे हैं? एनआरसी तो इनका पेट प्रोजेक्ट था। इनको लगा एनआरसी वो तुरुप का इक्का है कि एक बारी फेंको देश बढ़ जाएगा, हिंदू मुसलमान अलग हो जाएंगे, सीए ले आएंगे हिंदुओं को बचाने के लिए और कोई आवाज नहीं उठाएगा। तो आज इवन एट अ डिस्कर्सिव लेवल, इवन एट द लेवल ऑफ डिस्कोर्स, उससे पीछे क्यों हट रहे हैं? ये क्या दिखाता है? असम में एनआरसी हुआ, 19 लाख लोग स्टेटलेस हो गए। लेकिन असम का जो एनआरसी हुआ और असम के एनआरसी को लेकर अमित शाह साहब 1 साल से बयान दे रहे थे कि असम के अंदर 50 लाख घुसपैठी घुस गए हैं, दीमक की तरह देश को खा रहे हैं, हम एनआरसी करके उनको देश से बाहर निकाल देंगे। तो उनकी कोशिश थी 50 लाख मुसलमान होंगे। जब एनआरसी हुआ तो हमारे यूपी और बिहार से कुछ साथी आए, तो यूपी बिहार में वो देसी कट्टा होता है, आगे चलो पीछे चल जाता है। तो उसमें 4 से 5 लाख मुसलमान थे, बाकी हिंदू थे। अब क्या करें? ये तो उनका वोट बैंक है। तो बोला सीएए लेकर आएंगे और किसी हिंदू को, सिख को, जैन को, बौद्ध को, ईसाई को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको नागरिकता दे दी जाएगी। अमित शाह साहब जगह जगह जाके बोलते थे। और फिर हम देश भर में एनआरसी लागू करेंगे। और देश भर में जब एनआरसी लागू करेंगे, ये संसद के अंदर बोला गया, जब एनआरसी लागू करेंगे तो असम में फिर से एनआरसी लागू करेंगे। जो इतना खुलेआम ये लोग बोला करते थे, वो आज अगर इससे बैक ट्रैक कर रहे हैं, सिर्फ दिखाने के लिए ही क्यों ना हो, उसका क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो आप तमाम लोगों को जाता है। मुसलमानों को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अमित शाह साहब बोल रहे थे, मुसलमान क्यों डरेंगे भाई? डर तो आज आप में है कि आप अपनी चीज से मुकरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये मक्कार लोग हैं, इनके जो ये बोलते हैं उसका विश्वास मत कीजिए। अगले ही दिन लेकर आए एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, और फिर अमित शाह साहब ने बयान दिया। और यही मैं बोल रहा हूं कपिल पाटिल साहब, अमित शाह भी झूठ बोलने लगे। बोला एनपीआर को आप एनआरसी से जोड़ के मत देखिए। और नरेंद्र मोदी जी ने सही कहा कि अभी एनआरसी को उतनी चर्चा नहीं हुई है। एनपीआर तो विकास का कार्य लोगों तक पहुंचाया जाए, इसका डेटाबेस तैयार करने के लिए एक पॉपुलेशन रजिस्टर बनाया जा रहा है, हर देश में होता है। ये विकास का कार्य है और ये तो यूपीए सरकार 2010 में ही ला चुकी है। तो आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? इस सरकार को नाम बदलने की बहुत अच्छी आदत है। अजय सिंह बिष्ट बदल के योगी आदित्यनाथ हो गए, प्रयागराज बदल के इलाहाबाद बदल के प्रयागराज हो गया। उसी तरीके से एनआरसी बदल के एनपीआर हो गया। एनपीआर कोई सेंसस नहीं है।
सेंसस का या कोई डेटा कलेक्शन का कोई नॉर्मल एक्सरसाइज नहीं है। नॉर्मली डेटा कलेक्ट सेंसस से होता है और सेंसस का अपना कानून है 1948 में बना था। एनपीआर को ये नागरिकता कानून 1955 जो अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में बदल दिया था उसके आधार पे करना चाह रहे हैं। अब कैसा पॉपुलेशन रजिस्टर बना रहे हैं जो नागरिकता कानून के अंदर आता है? और अगर विकास का काम मुझ तक पहुंचाना है तो इस बात की तफ्तीश क्यों कर रहे हैं आप कि मेरे माता पिता कहां पैदा हुए थे, मेरे माता पिता का क्या डेट ऑफ बर्थ है? वही चीज जो एनआरसी के थ्रू लेगेसी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते थे कि आप 30 साल पुराने 40 साल पुराने डॉक्यूमेंट लेकर आइए, अब वो काम एनपीआर से होगा। इस गेम प्लान को समझिए, ये ज्यादा खतरनाक गेम प्लान है। अब जो एनआरसी होगा वो एनआरसी आपको लाइन में लगा के कागज नहीं दिखवाएंगे। हम लोग बोल रहे हैं कागज नहीं दिखाएंगे, कुछ दिनों बाद वो देखिए आके बोलेंगे हम कागज मांग ही नहीं रहे, हम तो एनपीआर का ऑफिसर आपके घर भेज देंगे। आपके घर आएगा, आपका डेटा लेके जाएगा और डेटा के आधार पे ऑफिस के अंदर डाउटफुल सिटीजन की लिस्ट बनाई जाएगी। उन डाउटफुल सिटीजन को फिर कागजात लेके लाइन में लगना पड़ेगा, सबको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। यह इनकी कोशिश है। एनपीआर को समझना, एनपीआर का विरोध करना और स्टेट गवर्नमेंट जो नॉन बीजेपी हैं उनको बोलना कि एनआरसी पे पोजीशन लेना काफी नहीं है, तुमको एनपीआर पे क्लियर कट पोजीशन लेना पड़ेगा कि तुम्हारे राज्यों में एनपीआर नहीं होगा। अमित शाह साहब बोल रहे हैं एनपीआर का एनआरसी से कोई लिस्ट नहीं है, कोई लिंक नहीं है। अमित शाह साहब गृह मंत्री हैं, उन्हीं गृह मंत्रालय की वेबसाइट, उन्हीं की वेबसाइट बोल रही है कि एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एनआरसी। 9 बारी इस सरकार ने संसद के अंदर बोला है एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एनआरसी। आपसे आग्रह है, आपने बोला 24 तारीख को जो जलसा बुलाया जा रहा है और मुख्यमंत्री को भी बुलाया जा रहा है, तो मुख्यमंत्री को ये बात बोलनी पड़ेगी कि जितना हम एनआरसी के खिलाफ हैं उतना ही हम एनपीआर के खिलाफ भी। कल से कंट्रोवर्सी और चल रही थी कि क्या आदित्य ठाकरे उमर खालिद के साथ स्टेज शेयर करेंगे। तो मैं इतना बता दूं कि अगर आज मैं यहां हूं तो मैं इसीलिए हूं कि आदित्य ठाकरे नहीं है, तो अगर वो यहां होते तो मैं भी स्टेज शेयर नहीं करता। अभी तक एनपीआर पे उनका पोजीशन क्लियर नहीं है। और व्यक्तिगत तौर पे शिवसेना ने जिस इंसान ने मेरे ऊपर गोली चला के मुझे मारने की कोशिश करी थी उसको हरियाणा के चुनाव में टिकट दिया था। तो ऐसा नहीं कि हमने पिटीशन डाला था कि आप आइए हमारे साथ मंच पे, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप आज सत्ता में हैं, आपकी जवाबदेही बनती है। अगर आज जगह जगह आप जाके एनआरसी के खिलाफ बोल रहे हैं तो आपको यह वादा महाराष्ट्र की आवाम से करना होगा कि महाराष्ट्र के अंदर कोई एनपीआर लागू नहीं होगा। 2-4 बातें मैं आपसे और बोलूंगा। आने वाले दिनों में इस आंदोलन को कैसे लड़ा जाए, किसी ने पर्ची देके मुझे बोला कि इस बारे में भी थोड़ी चर्चा कीजिएगा। फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरी यह औकात नहीं है कि मैं इस आंदोलन को चला पाऊं। मैं बहुत छोटा हूं, इस आंदोलन को जो मंच पे लोग बैठे वो चला नहीं रहे हैं। आप लीडर हैं, आप ही इस आंदोलन को चला रहे हैं। हिंदुस्तान की आवाम ही चला रही है इस आंदोलन को। और यही इस आंदोलन की खासियत है कि एक अखिल गोगोई को असम से पकड़ लेने से या एक चंद्रशेखर आजाद रावण को दिल्ली से पकड़ लेने से या कुछ और लोगों को पकड़ लेने से, जेल में डाल देने से या यूपी के अंदर आतंक का माहौल बना देने से या 1000 से ऊपर लोगों को जेल में डाल देने से यह आंदोलन रुकने वाला नहीं। आप यूपी में स्टेट टेरर चलाएंगे, संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे, गुंडा राज चलाएंगे तो महाराष्ट्र आवाज उठाएगा, केरल आवाज उठाएगा, तमिलनाडु आवाज उठाएगा,
हर राज्य आवाज उठाएगा। ये चीज मैं आप पे छोड़ देता हूं कि आप इस आंदोलन को कैसे चलाएं। बस एक अपील करना चाहूंगा, पॉलिटिकल पार्टीज, ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज, जरूरी है कि वो अपना पोजीशन क्लियर करें, लेकिन यह आंदोलन आम नागरिकों का आंदोलन है। ये कांग्रेस बनाम बीजेपी लड़ाई नहीं है, ये लेफ्ट बनाम बीजेपी लड़ाई नहीं है, ये एनसीपी बनाम बीजेपी लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोग बनाम बीजेपी लड़ाई है। एक झंडा होगा। हम तमाम लोग अलग अलग पार्टियों से आते हैं, अलग अलग संगठनों से आते हैं, लेकिन एक अपील है, कुछ दिनों के लिए अपने पार्टी के झंडों को भूल जाइए। पार्टी का झंडा सिर्फ बीजेपी लेकर आएगा, हम सिर्फ तिरंगा लेकर आएंगे। इस तिरंगे को बचाने की लड़ाई है। हमारे देश के जो टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, वो टुकड़े टुकड़े ना हो, इसलिए आज हमको सड़क पर आना पड़ेगा। पहले अर्थव्यवस्था के टुकड़े टुकड़े कर दिए, नोटबंदी जीएसटी लाके, अब देश की साझा संस्कृति के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, और उस सब के बावजूद टुकड़े टुकड़े गैंग हम। मतलब आज तक 4 साल हो गए जो कुछ जेएनयू में हुआ था, आज तक ये मुकदमा शुरू नहीं कर पाए हैं। लोग पूछते हैं आपके केस में क्या हुआ, एक हेयरिंग नहीं हो पाई है, मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है, और घूम घूम के इसको प्रचार को फैलाया गया है। अभी अमित शाह दिल्ली के अंदर एक सभा को एड्रेस किया और बोला दिल्ली के अंदर एक टुकड़े टुकड़े गैंग रहता है, उसको सबक आ गया है। तो अमित शाह साहब, खुला चैलेंज दे रहा हूं मैं आपको, सीना चौड़ा करके दे रहा हूं, शुरू करिए मुकदमा, लाइए मुकदमा अदालत के अंदर। किसने देश विरोधी नारे लगाए, कौन देश विरोधी है, लाइए। 4 साल तक आप अदालत में क्यों नहीं ला पाए, आप लेकर आएंगे, ये आप भी जानते हैं कि सब कुछ साफ साफ हो जाएगा। लेकिन ये सरकार यही करती है कि एक गाना था पुरानी फिल्म में कि बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। वो चाहती है कि हिंदुस्तान की आवाम अपनी बर्बादी का जश्न मनाना शुरू कर दे। जेएनयू पे हमला करके पब्लिक यूनिवर्सिटी सिस्टम के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश करी, और वो हमला आज तक बंद नहीं हुआ है। कभी जेएनयू पे हमला करते हैं निरंतर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रैफ घुसा देते हैं। 1200 छात्रों पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर एक एफआईआर दर्ज हुई है कि उन्होंने कैंडल लाइट मार्च निकाला था। जामिया की लाइब्रेरी में घुस के टेयर गैस चलाते हैं और देश की आवाम को गुमराह करते हैं कि इन यूनिवर्सिटीज में देशद्रोही रहते हैं। इसलिए ये हमले जायज है कि जब ये हमले करें तो बाकी आवाम तालियां बजाएं, अपनी बर्बादी का, अपने एजुकेशन सिस्टम के बर्बादी का जश्न मनाएं। 370 हुआ, लोग जश्न मना रहे हैं। एक दोस्त जो आइडियोलॉजी उस तरफ है, फोन करके बोल रहा है कि देखिए उमर भाई बहुत अच्छा काम हुआ, अब हम लोग कश्मीर में जाके घर खरीद सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, अब तो डल लेक पे ही मैं जमीन खरीदूंगा। मैंने बोला एक तो तुम बेरोजगार, ऊपर से देश में आर्थिक मंदी, तुम दिल्ली के अंदर 2 BHK फ्लैट रेंट पर तो ले नहीं पाते और बोल रहे हो कश्मीर में जमीन खरीदोगे। अब ये एनआरसी, सीएए और एनपीआर के साथ यही कर रहे हैं। देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, महंगाई सबसे ऊपर है, महिलाओं पे आप रोज हिंसा की खबरें सुनेंगे और बीजेपी का क्या रोल है वो भी सुनेंगे। रोज कुछ ना कुछ समस्या। एजुकेशन में जो बजट है वो 6% 2014 में था, आज 3% कर दिया गया है। एक पब्लिक यूनिवर्सिटी इन्होंने पिछले 5 साल में नहीं खोली, एक नहीं खोली है। हेल्थ का बजट गिरा रहे हैं, जगह जगह बच्चों की मौत हो जा रही है, लेकिन इस सब को लेकर सरकार को कोई चिंता ही नहीं है। एक चिंता उनको सता रही है कि देश में एनआरसी और एनपीआर कैसे करा दिया जाए।
असम के अंदर जहां 3 करोड़ असम की आबादी है, वहां एनआरसी कराने के लिए 12,000 करोड़ खर्च हुए थे। सिर्फ असम के अंदर 3 करोड़ आबादी है। अब 130 करोड़ लोगों का एनपीआर या एनआरसी कराने में लाखों करोड़ों ये लोग खर्च करेंगे और ये बताया जाएगा कि आपके फायदे के लिए किया जा रहा है। और मजेदार बात यही कि गोल पोस्ट चेंज करते रहेंगे। नोटबंदी शुरू हुई तो बोला काला धन वापस आएगा। जब वो भांडा फूट गया, काला धन तो सारा धन वापस आ गया, तो बोला कैशलेस इकोनॉमी हो जाएगी, डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल इंडिया, अब सब कुछ कैशलेस होगा। वो भी एक्सपोज हो गया। तो बोला आतंकवाद और नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। आज नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि सीएए के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो अर्बन नक्सल करा रहे हैं। तो नक्सलवाद जो नोटबंदी में खत्म हो गया था, वो आज नरेंद्र मोदी खुद बोल रहे हैं। अब इसी तरीके से एनआरसी और एनपीआर पे ये गोल पोस्ट बदलते रहेंगे, हमको नचाते रहेंगे। पहले बोलेंगे घुसपैठी भगाने के लिए है, फिर बोलेंगे जो प्रताड़ित हिंदू हैं उनको लाने के लिए है, फिर बोलेंगे विकास का कार्य एनपीआर के थ्रू अब तक पहुंचाने के लिए है। एक बात हमको बोलनी पड़ेगी, बहुत हो गया, अब बस। हमने सरकार चुनी थी, झूठ बोलने की फैक्ट्री नहीं चुनी थी। और अब ये झूठ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमित शाह साहब ने आके भाषण दिया, बोला जितना प्रोटेस्ट करना है कर लो, जितना प्रोटेस्ट करना है कर लो, हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित शाह साहब। हम तो पहले ही बोलते थे आप लोकतांत्रिक नहीं है, आज इस बार आपने खुद बोल दिया। हम तो पहले ही बोलते थे कि आपकी सरकार एक फाशिस्ट सरकार है, इसको मतलब ही नहीं है जनता क्या बोल रही है, इनको कोई मतलब नहीं। 20 लोग मर गए यूपी के अंदर, 5 लोग मर गए असम के अंदर। नरेंद्र मोदी के भाषण में आपने एक शब्द संवेदना का सुना उनके परिवार वालों के लिए? अमेरिका में जाके डोनाल्ड ट्रंप के साथ गले मिलके बोलना बहुत आसान है कि भारत में सब चंगा सी, हिम्मत है तो जाओ उन परिवार वालों के पास, जाओ उस बिहार के युवक जिसको पकड़ के जिसकी हत्या कर दी, आमिर, नौजवान तिरंगे के साथ जा रहा था। हिम्मत है तो नरेंद्र मोदी उन परिवार वालों के पास जाओ और आंख में आंख डाल के बोलो, और बोलो सब चंगा सी। हिंदुस्तान की आवाम जान गई है सब चंगा सी नहीं है साहिब, तुम्हारी सरकार नंगा सी है। इसी के लिए ये आए थे सत्ता में, ये विकास के लिए नहीं आए थे, ये विनाश के लिए आए थे। कोई विकास नहीं हुआ है, ये लोग विकास पुरुष नहीं है, ये लोग विनाश पुरुष हैं। अर्थव्यवस्था का विनाश किया है, अब हमारी साझा संस्कृति का विनाश कर रहे हैं। एक इंसान के लिए कोई संवेदना नहीं। शाहीन बाग में 80-80 साल की महिलाएं इस सर्दी में, जहां टेम्परेचर 1 डिग्री तक दिल्ली में गिर गया है, वो बैठी हैं। एक सरकार का कोई नुमाइंदा पलट के नहीं आया कि बात ही कर ले एक बारी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किस तरीके से मारा गया, एक सरकार की तरफ से शब्द नहीं आया कि जो हुआ वो गलत हुआ। उत्तर प्रदेश में एक मंत्री बिजनौर में गए एक हिंदू परिवार से मिलने जो इंजर्ड हो गया था, उनसे बोला कि वो 2 मुसलमान भी यहां मरे हैं, उनके परिवार से मिलकर आ जाइए। तो बोला दंगाइयों से मैं नहीं मिलता हूं, उपद्रवियों से मैं नहीं मिलता हूं, खुलेआम बोला। ये इनकी सच्चाई है। इनको मतलब नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। लेकिन अमित शाह साहब, एक बात जाते जाते बोलना चाहूंगा। ऐसा ही कुछ हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज भी समझते थे कि कोई मतलब नहीं है, कितने भी हिंदुस्तानी जेलों के अंदर बंद हो जाएं, कितने भी हिंदुस्तानी शहीद हो जाएं, हमारा
empire, the sun will never set on the British Empire. That's what they used to think. लेकिन अमित शाह साहब, ये हिंदुस्तान की जनता है, अगर एक बात ठान लेती है तो गोरों को भगाया था, अब चोरों को भगाएंगे। पहले एनआरसी वापस होगा, फिर सीएए वापस होगा, फिर एनपीआर वापस होगा, जितने साथी गिरफ्तार हैं फिर वो छूटेंगे, और फिर ये सरकार को हर राज्य में हम हराएंगे। इस क्रोनोलॉजी को आप लोग भी समझ लीजिए। एक आखिरी अपील के साथ, अमित शाह साहब ने ये बोला कि देखिए सिर्फ बीजेपी राज्यों में हिंसा हो रही है, ये एक प्लान है। प्लान तो है, लेकिन ये बीजेपी का प्लान है। ये बीजेपी का प्लान है कि इसको हिंसक बना दिया जाए। ये बोल रहे हैं कि पथराव हो रहा है, प्रोटेस्टर आके पत्थर मारते हैं, तो पुलिस क्या करेगी? बंगाल के अंदर 4 बीजेपी के कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए। वो 4 बीजेपी के कार्यकर्ता टोपी लगा के पथराव कर रहे थे। बंगाल में बीजेपी की पुलिस नहीं है, या बीजेपी के अंडर पुलिस नहीं है, तो वो गिरफ्तार हो गए, पूरा गेम प्लान एक्सपोज हो गया। लेकिन किसी और राज्य में, यूपी के अंदर अगर ऐसे कोई घटना होती तो उसका बहाना लेके मीडिया में माहौल बनाया जाता और वहां मुसलमानों पर हमला किया जाता। ये इनका गेम प्लान है, और अगर ये गेम प्लान है तो इस गेम प्लान को सक्सीड हम नहीं होने देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। इस लड़ाई में जो गांधी जी ने हमें 2 हथियार दिए थे, अहिंसा और सत्याग्रह, सिर्फ इन 2 हथियार का प्रयोग करना है। अगर हमारे बीच से कोई हिंसा भड़काए तो उसको आइसोलेट कर देना है। हिंसा का प्रयोग वो करते हैं जो जानते हैं कि वो सच के खिलाफ है, जो सच के साथ है, सच को हिंसा की जरूरत नहीं है। आपको जो करना है करिए, आप लाठी चलाइए, हम तिरंगा उठाएंगे। आप गोली मारिए, हम संविधान लेके अपना नारा बुलंद करेंगे। आप जेल में डालिए, हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाते गाते जेल चले जाएंगे। कितनों को जेल में डालेंगे, कितनों पर गोलियां चलाएंगे, कितनी लाठियां बरसाएंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।